नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आपका चैनल में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वसंत भाग 1 कक्षा 6 का पाठ 17 सांस सांस में बांस। पाठ को शुरू करने से पहले फटाफट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नई वीडियो आते ही नोटिफिकेशन आ जाए। तो आइए चलते हैं। पाठ 17 सांस सांस में बांस। इसके जो लेखक हैं वो हैं एलेक्स एम जॉर्ज और इसको हिंदी में जो अनुवाद किया है वो किया है शशि सबलोक ने। किसने? शशि सबलोक ने। ठीक, चैप्टर का नाम क्या है? सांस सांस में बांस। ठीक, चलिए तो यहाँ इसको शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं कि ये देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि एक जादूगर थे चंगकी चंग लनबा। ये जो है बोलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ये वर्ड जो है, तो आप इसको ध्यान से तोड़ करके पढ़ेंगे। चंगकी चंग लनबा। ठीक, अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए। करतब का मतलब क्या है? करतब का मतलब होता है खेल, चतुराई के खेल। ठीक है, खेल। ओके, चलिए जब मरने को हुए, जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने थोड़ा सा सोचा और बोला, लोगों को बोला। जब मरने को हुए तो लोगों से उन्होंने बोला, जो आम लोग उनका जादू देखने के लिए आए थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र मतलब क्या होता है? जहाँ पे डेथ के बाद में दफनाया जाता है, एक गड्ढा सा खोदा जाता है और फिर उसमें दफना दिया जाता है, उसे कब्र बोलते हैं। ठीक है, खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे, ऐसा उन्होंने एक रहस्यपूर्ण ऐसा कहा जाता है। अभी कितना सच है कितना झूठ है वो तो नहीं जानते, बट इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ये दिया गया है आपको। ठीक है, अब लोगों ने सोचा कि भाई ऐसा क्या मिलेगा जो इसकी कब्र खोदने के बाद 6ठे दिन, वो भी क्योंकि उसने शर्त रखी थी कि 6ठे दिन खोलना है। कहा जाता है कि मौत के 6ठे दिन उनकी कब्र खोदी गई, उसमें से निकली बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। जो उनकी कब्र खोदने के बाद लोगों ने देखा तो उसमें जो टोकरी होती है ना, जिसमें हम लोग फल फ्रूट और अन्य कोई भी चीज़ें रखते हैं, तो उनके बहुत सारे डिज़ाइन निकले उसमें से। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की। नकल मतलब हूबहू रचना, हूबहू। ठीक, क्लियर? चलिए, पहले तो उन्होंने उसकी हूबहू नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। यानी कि पहले तो उनकी नकल करके डिज़ाइन बनाए और फिर उसके बाद उन्होंने अपने नए डिज़ाइन बनाए। ठीक है, बांस भारत के विभिन्न मतलब बहुत से हिस्सों में मिलता है। बहुत से हिस्सों में बहुतायत माने ज़्यादातर। ठीक है, ज़्यादातर यानी अधिक मात्रा। इसको हम अधिक मात्रा ज़्यादा सुटेबल शब्द है यहाँ पे, अधिक मात्रा। ठीक, अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, विभिन्न हिस्सों में। कौन से? वो ईस्ट वाले हिस्से यानी पूर्वी क्षेत्र। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है। 7 राज्य जिसे आप 7 सिस्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब था। ठीक, खूब है, खूब रहेगा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे बांस बहुत ज़्यादा मिलता है और वहाँ पे जो वहाँ की मौसम है, जलवायु है, वो बांस के लिए जो है वो मतलब उसके बांस के लिए वो बहुत ही सुटेबल वातावरण वहाँ होता है, जिस वजह से वहाँ पे वो बांस ज़्यादातर पाया जाता है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। वहाँ के जो लोग हैं वो बांस के जरिए अपना भरण पोषण करते हैं, अर्थात अपना रोजगार उनका इसी के सहारे चलता है। यहाँ हम
खास तौर मतलब मेन, ठीक है। खास तौर पर देश के उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे, यानी मेन तौर पर कौन से राज्य की बात करेंगे? नागालैंड। नागालैंड का जो फोक डांस है वो भी बांस की जो लाठियां होती हैं उनके ऊपर होता है। दो लड़कियां इधर पकड़ लेती हैं, जो भी है, दो जन इधर पकड़ते हैं, दो जन इधर पकड़ते हैं, और फिर लाठी को वो आपस में जोड़ते हैं, फिर उसे दूर ले जाते हैं और उसके बीच में एक जो जन है वो डांस करता है। तो ये जो डांस है, ये लाठियों का डांस, ये नागालैंड का ही डांस है। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। वहाँ के लोग बहुत प्रचलन मतलब क्या है? यहाँ पे फैशन है, रिवाज, जिसे हम कहेंगे रिवाज या फैशन, ठीक है। तो वहाँ के लोग जो हैं वो इसका बहुत फर्नीचर भी बनाते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी बनाते हैं जो कि बांस की ही बनी होती हैं, ठीक है। वो घर में चाहे टोकरी हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे चटाई हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो लोग बनाते हैं, ठीक है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की और बांस की चीज़ें तभी से बनती आ रही हैं। जो बांस की चीज़ें जैसे जब से इंसान ने कलात्मक चीज़ों को बनाना शुरू किया, यानी इन चीज़ों की, कला की चीज़ों की जो बनाना शुरू किया, तब से ही बांस की चीज़ें जो हैं वो बनती आ रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, ठीक। चलिए, तो अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है, यानी उस दौर मतलब उस जमाने से है, ठीक है। दौर उस जमाने से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था, यानी जब भोजन इकट्ठा करता था, जब भोजन को इकट्ठा करने की आवश्यकता उसको होती थी। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए उसने ऐसी डलियानुमा क्या होता है? ये होता है डलिया, ठीक, ऐसी होती है डलिया, है ना, देखा होगा आपने ज़रूर, ठीक। चलिए, डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बुनावट की तरकीब हाथ लगी हो। आपने चिड़िया को देखा ना, चिड़िया पेड़ के ऊपर, अब ये सपोज करो ये पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ की शाखा है। आपने बया को देखा है कि वो वहाँ पे जब जाती है तो अपना घोंसला कैसे बनाती है, इस टाइप से। तो शायद बया, या बयान ने यहाँ पे चिड़िया का नाम दिया गया है। कौन है बया? चिड़िया, ठीक है। चिड़िया के घोंसले से टोकरी का आकार की बुनावट, यदि इंसान देख करके ही चलता। अब अगर हम सोचने लगे तो जो आपने चीटा देखा ना, चीटा बड़ा, और आपने मोटरसाइकिल देखी है, तो चीटे का और मोटरसाइकिल का शेप एक जैसा दिखता है। और जो ये पंखी टाइप जो एक चलता है ना, हेलीकॉप्टर टाइप का एक जो पक्षी होता है, कीटाणु अगर हम उसे बोलेंगे, कीट बोलेंगे, तो वो उड़ता रहता है, जिसे आप लोग अपनी भाषा में माता भी बोलते हैं, धरती माता, पंखियाँ निकल गई हैं, कोई पंखी बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो चलता हुआ हेलीकॉप्टर भी उसके जैसा दिखता है। ये सारी आपकी कल्पना, इमेजिनेशन है, जिसे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे भी वही दिया गया है कि बया जैसे, मतलब बया की जो चिड़िया होती है, बया नाम की, उसका जो घोंसले का आकार होता है वो भी डलियानुमा होता है। शायद इंसान ने उसे देखा हो, ठीक है। तो उससे पहले हम बांस से मेरा रिश्ता, मेरा मतलब लेखक का रिश्ता, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, बांस से मेरा रिश्ता, यहाँ पे देखिए, बांस का यह झुरमुट क्या होता है? झुंड, जैसे मुझे अमीर बना देता है। इससे मैं अपना घर बना सकता हूँ। बांस के बर्तन और औजार इस्तेमाल करता हूँ। सूखे बांस को मैं ईंधन की तरह, यानी जलाने के लिए, जिसमें खाना बना सकते हैं और भी कुछ कर सकते हैं, ईंधन का काम लेता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ। बांस का जो कोयला है वो जलाता हूँ। बांस का अचार खाता हूँ। आपने देखा होगा जो कच्चा बांस होता है, जो बहुत ही कच्चा बांस होता है, उसका अचार भी डलता है और वो अचार बहुत ही टेस्टी होता है, उसे लोग खाते भी हैं। बांस के पालने में मेरा बचपन गुजरा, यानी जो मेरा पालना था, जो मेरा झूला था जब मैं छोटा था, तो वो किसका बना हुआ था? वो बांस का ही बना हुआ था, ठीक है। जो मेरा बचपन है वो बांस के पालने में गुजरा। पत्नी भी तो मैंने बांस की टोकरी के जरिए पाई
और फिर अंत में बांस पर ही लिटाकर मुझे मरघट यानी शमशान घाट, जब आदमी मर जाता ना तो शमशान घाट ले जाया जाता है, तो वो जो अर्थी होती है जो जिस पे वो लिटा कर के ले जाता है वो भी बांस की ही बनती है। जब शादियां होती हैं तब भी बांस का ही इस्तेमाल होता है, जब बांस की पूजा होती है, बांस जो है वो गेट के ऊपर लगाया जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं जो बांस से रिलेटेड हैं, बस ये आपको खोजने की ज़रूरत है और बांस की अहमियत को आपने समझना है। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की जो खपच्ची हैं से ढेर चीज़ें बनाई जाती हैं। बांस को छील करके, बांस को काट करके खपच्चियाँ बनाई जाती हैं बारीक बारीक। फिर जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने, ये इतनी सारी चीज़ें हैं जो बांस से बनाई जाती हैं। कितनी सारी? ये इतनी सारी चीज़ें देखिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये आपने देखना है कि बांस से क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, बांस का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। बांस की चीज़ें हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आसाम। आसाम एक राज्य है जहाँ पे अभी हाल ही में लास्ट ईयर क्या हुए थे? खेल हुए थे। कौन से खेल? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इतना मैंने बता दिया आपको। तो चलिए, असम में ऐसे ही एक जाल जकाई, कौन सा जाल है वो? जकाई से मछली पकड़ने का काम होता है। उससे मछली पकड़ी जाती है। लोग, आसाम के जो लोग हैं वो उससे मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है। यानी जो पानी होता है, ये सपोज करो ये पानी है और इसकी सतह पर यहाँ पे इस जाल को रखा जाता है। ठीक, चलिए। और या फिर धीरे धीरे, या फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या है यहाँ पे? देखिए, साथ साथ में आप व्याकरण भी पढ़ते जाया कीजिए। धीरे धीरे क्या है यहाँ पे? क्रिया विशेषण है। ठीक है, कौन सा क्रिया विशेषण है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको बीच बीच में जब भी चैप्टर पढ़ाए मैंने आपको समझाया क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। ठीक, चलिए। तो चलते चलते जो धीरे धीरे है ना, उसको चलते हुए खींचा जाता है अपनी ओर। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु। अब शंकु क्या है? शंकु क्या होता है? जो एक तरह की कील होती है, एक तरह की खूंटी होती है। ये आपने देखा होगा जब सड़क होती है ना, सड़क के किनारे अवरोध पैदा करने के लिए, या जब सड़क बन रही होती है तो जाम ना लगे, तो एक तरफ इस तरह का जो हम आपको बनाकर बता रहे हैं, ये देखिए इस तरह का ये इस तरह के रखे जाते हैं जगह जगह पर। तो वो क्या होता है? वो शंकु के टाइप के होते हैं, क्योंकि उनका जो ये है, ये हिस्सा चौड़ा होता है और पीछे वाला हिस्सा जो होता है वो कोन के साइड का होता है। देखिए यहाँ पे आपको बना के बताया भी गया है, यहाँ पे चित्र में भी दिया गया है आपको। किसके द्वारा? ये आपको एनसीईआरटी के द्वारा, ये जो आपको पुस्तक प्रोवाइड की गई है जो चैप्टर, उसी में ये आपका, ये देखिए उसी में है ये आपका। क्या है ये देखिए यहाँ पे शंकु के आकार का क्या है? ये है। ठीक, और ये क्या है? ये डलिया है। ठीक, चलिए। तो शंकु का ऊपरी जो सिरा होता है वो क्या होता है? अंडाकार। ये देखिए अंडाकार। और निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। ये निचला जो हिस्सा है इसमें वो एक तरह से गुथी हुई होती हैं जो खपच्चियाँ होती हैं। और खपच्चियाँ कैसी होती हैं? वो ऐसे बारीक बारीक होती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक, चलिए चलते हैं। एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। यहाँ पे देखिए बांस की झाड़ू भी है। चलिए, खपच्चियों को से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। आसाम के चाय बागानों में, चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे। और जो खेल की मैंने अभी आपको जिक्र किया है ना, जिसे किरण रिजिजू ने वो किया था, किरण रिजिजू कौन है ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना है। तो ये तो होगी बांस की टोकरी और बांस की टोपी। वहाँ पे जब खेल हुए थे तो उसमें खेल में क्या हुआ था? वहाँ खेल में
उनको इस तरह की टोपी दी गई थी। अब ये वहाँ की जो टोपियाँ होती हैं वो किस तरह की होती हैं, वो इस तरह की होती हैं, ये छोटा सा हिस्सा और ये यहाँ का हिस्सा इतना बड़ा होता है। ठीक है, जो खेल हुए थे उनके दौरान जब जो टीम जीत गई थी उनको ये वाली टोपियाँ भी दी गई थी। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे चलते हैं। आप बांस का जो है बहुतायत मात्रा में कौन से मौसम में जो लोग हैं वो उसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यहाँ पे आपको कौन सा दिया गया है, ये चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया, समझाया भी है। ठीक है, विस्मयादिबोधक चिन्ह कहाँ लगता है, ठीक है, कहाँ लगता है, जहाँ पर घृणा हो, नफरत हो, प्यार हो, आश्चर्य हो, संशय हो, तो इस टाइप से वहाँ पे ये लगता है। ठीक है, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, जब बरसात होती है तो बरसात में कोई भी जंगल में नहीं जा सकता, कोई भी अपना कोई अन्य कार्य बाहर खुले मैदान में नहीं कर सकता, तब का वक्त जो होता है वो किसान के लिए स्पेशली वो क्या होता है, खाली समय होता है। या कहो कि आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। ठीक है, क्योंकि बारिश से पहले उस समय जो है वो बांस इकट्ठे कर लेते हैं लोग और उससे फिर खाली समय में बैठ के उससे क्या बनाते हैं, वो फर्नीचर बनाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। तो आम तौर पर 1 से 3 साल, ये ध्यान रखिए आप, 1 से 3 साल, ये चीज़ ध्यान रखना है कि आम तौर पे वो कौन सा बांस इकट्ठा करते हैं, 1 से 3 साल वाला, क्योंकि वो बांस अब देखिए हम आपको बताते हैं क्यों। जो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, बूढ़े बांस जो है वो सख्त होते हैं। जो 3 साल से ऊपर के जो बांस होते हैं वो क्या होते हैं, वो सख्त हो जाते हैं और वो टूट भी जाते हैं। इसीलिए 3 साल से कम उम्र की बांस जो है वो इकट्ठा करते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। ठीक है, इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर हों। गांठ मतलब ये देखिए आपने जो ये हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये आपको चित्र में दिखाया गया है, तो ये है गांठ। ठीक है, तो ज़्यादातर उन बांसों को चुना जाता है जिनकी जो गांठ है वो दूर दूर हो, ऐसे दूर दूर हो, क्योंकि गांठ से क्या होता है वो थोड़ा अवरोध पैदा करते हैं। अवरोध मतलब बाधा उत्पन्न करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ चलते हैं हम, तो उनसे पत्ती और उनको वो अलग कर देते हैं और कौन सा बांस चुनते हैं वो जिनमें गांठें दूर दूर हो। दांव, अब दांव क्या है, दांव होता है एक प्रकार का चाकू। देखिए आपने जो घर पे जो चाकू होता है वो ऐसा चाकू होता है। ठीक है, ये चाकू होता है, लेकिन जो दांव होता है, दांव के किस तरह से बनता है, ये तो उसका हैंडल होता है और वो जो दांव होता है वो इस टाइप का होता है, कई बार इस टाइप का भी होता है, तो वो थोड़ा बड़ा चाकू होता है, एक तरह का बड़ा चाकू ही लगा लो उसको। ठीक है, चलिए, तो उससे दांव यानी उस चाकू से, यहाँ पे चौड़े चांद जैसे फाल वाले चाकू, देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कैसा, वो चौड़े चांद वाली, यानी कि जैसे मैंने 2 प्रकार के बताए थे ना, तो यहाँ पे चांद वाला। ठीक है, चलिए, ठीक, उन्हें छीलकर खपचियाँ तैयार कर ली जाती है। खपचियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन का मतलब यहाँ पे क्या है, उदाहरण के तौर पर। ठीक है, उदाहरण के तौर पर या रूप में लिख लो आप। ठीक है, चलिए, आसन जैसी, मसलन उदाहरण के तौर पे आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हरे गठान से काट दिया जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 बार गठानों वाली लंबी खपचियाँ काटी जाएं। यानी कहाँ से काटा जाएगा, यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी कि जो भी चीज़ बनाओगे, जब सपोज करो आपको आसन बनाना है ये, तो उसमें गठान नहीं आता है, लेकिन अगर आपको ये टोकरी बनाना है, ठीक है, तो इसमें गठान आ सकता है। यहाँ पे आपने देखा होगा, जब आपने घर में भी टोकरियाँ देखी होंगी तो उनमें बीच में यहाँ पे गांठें आती हैं, तो वो गांठों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आसन जो है वो सॉफ्ट होता है, उसमें गांठें नहीं आनी चाहिए, ऐसा ध्यान रखा जाता है। और जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है उसके हिसाब से ही बांस को
काटा जाता है। देखिए बाँस क्या है, ये देखिए आपको दिख रहा है ना यहाँ पे बाँस, ये बाँस है। ठीक, तो बाँस बहुत महत्व रखता है हमारे जीवन में। ठीक है, चलिए। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। चौड़ी खपच्चियों को मोड़ भी नहीं सकते, उन्हें जो है वो कोई भी चीज़ बनाने में वो अवरोध पैदा करती हैं। इन्हें चीर कर, अगर चौड़ी खपच्चियाँ दांव से काट भी ली जाती है तो उनको बीच से पतली कर लिया जाता है। ठीक है, पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। जो मोटी खपच्ची होगी वो क्या होगी, वो मुड़ेगी नहीं, ना वो लचीली होगी, लेकिन जितनी बारीक होगी उतनी ही वो लचीली भी होगी। अब जो खपच्चियाँ हैं, खपच्चियाँ चीरना जो है वो कोई आम आदमी का काम नहीं। उस्ताद मतलब जो उस चीज़ में कारीगर हो, होशियार हो, इसका होशियार भी हम कर सकते हैं। ठीक है, होशियार या कारीगरी कौन होते हैं, जो मतलब अच्छे से उसको कर सकते हैं। ठीक है, बनाए रखना आसान नहीं, इस हुनर। अब हुनर क्या है यहाँ पे, हुनर का मतलब क्या होता है, कला। ठीक है, हुनर का मतलब क्या है यहाँ पे, कला। ठीक, चलिए। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, यहाँ पे दिया गया है ना, टोकरी बनाने से पहले जो खपच्चियाँ हैं उनको चिकना करना ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव का काम आता है। दाव क्या बताया था आपको, एक कैसा, चांद की शेप का चाकू। खपच्चियाँ बाएं हाथ में और दाव दाएं हाथ में। दायां क्या होता है, अब आप हिंदी में थोड़ा सा जान लो। जो बायां हाथ होता है वो लेफ्ट होता है और जो दायां होता है वो राइट होता है। ठीक है, दांव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए आप यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये देखिए यहाँ पे एक ये बुनाई कर रहे हैं और ये उसको खपच्चियाँ निकाल रहे हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे आ जाइए आप, तो उसे दबाए रहते हैं धारदार, उससे किससे, उसको एक तरफ से वो दबाए रहते हैं, किसको, धारदार दांव का जो धारदार सिरा है वो खपच्ची को दबाए रहता है। जबकि तर्जनी, अब तर्जनी क्या है, तर्जनी जो है वो अंगूठे की जो बराबर वाली उंगली होती है उसे तर्जनी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में। ठीक है, जिसे आप पॉइंट फिंगर भी बोलते हैं, पॉइंटर भी बोलते हैं, जिसे हम हमेशा उंगली उठा के ऐसे बात करते हैं या किसी को कोई चीज़ समझा रहे होते हैं। ठीक है, इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची, क्योंकि डबल च है तो इसको आप उसी तरह से उच्चारित करेंगे, को बाहर की ओर खींचा जाता है। इस दौरान दायां अंगूठा दांव को अंदर की ओर दबाता है और दांव खपच्ची का दबाव बनाते हुए घिसाई करता है। यानी दांव का काम केवल खपच्ची बनाना ही नहीं है, उनको घिसना भी है, क्योंकि अगर वो खुरदरी होंगी तो हाथ में लगेंगी और हाथ में लगेंगी तो वो छील देंगे और फिर उससे बुनाई नहीं होगी। जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती, यह प्रक्रिया मतलब यह कार्य बार बार दोहराया जाता है। यही क्रिया जो है यही इस टाइप से ही बार बार किया जाता है। ठीक, चलिए इसके बाद खपच्चियों की रंगाई का काम आता है। अब अभी तक तो खपच्ची को घिसने का काम हुआ, उनको काटने का काम हुआ, अब आता है काम उसको रंगने का। अब रंगने के लिए भी वो प्राकृतिक रंगों का ही प्रयोग करते हैं। देखिए इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, हिबिस्कस जिसको आप बोलते हैं, बहुत सुंदर फूल होता है, इमली की पत्ती, ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम के छिलकों में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। आम क्या होता है, आम में विटामिन ए होता है, ठीक है,
क्योंकि वो काटने के बाद क्या हो जाता है, काला। और जो सेब है वो भी काला हो जाता है, और जो भी फल काला हो जाता है काटने के बाद उसमें कौन सा विटामिन मिलता है, ए मिलता है। ठीक है, तो चलिए, तो आम की जो छाल है, अब यहाँ पे आम जो है, आम की जो छाल है उसकी वो निकाल करके उससे लपेट करके कुछ दिनों में, जो आम की छाल है उससे लपेट करके, यहाँ पे आम का जो फल है, आम का फल तो थोड़ा खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, तो उसमें विटामिन सी भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आम की जो छाल होती है उसको निकाल करके उसमें लपेट करके कुछ दिनों के लिए वो मिट्टी में दबा के रख देते हैं, जिससे उनमें रंग काला आ जाता है। ठीक है, चलिए, बांस की जो बुनाई है वो कैसे होती है, आप देखिए यहाँ पे बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, चाहे वो कपड़ा हो। आपने देखा होगा, आपको चेक वर्क भी मैथ्स में भी करवाया होगा, साइंस में। ठीक है, इस तरह से लेकर के एक ऊपर नीचे ऐसे कर करके एक चेक वर्क भी बनाया जाता है, इसी टाइप से बुनाई होती है उसकी भी। ठीक है, जैसे कपड़ा बुनते हैं वैसे ही बांस की भी बुनाई होती है, कपड़े में भी वैसे ही बुनाई होती है। पहले कपचियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है, इससे चेक का डिज़ाइन बन जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बना के दिखाया। पलंग की निवाड़ मतलब जो पट्टियाँ होती हैं ना, जब पलंग बेड जो होते हैं या चारपाई होती है उनमें जो है वो पट्टियाँ, छोटी छोटी पट्टी होती हैं, इस टाइप की पट्टी होती हैं, और वो जो है वो चारपाई बुनी जाती है। आपने देखा होगा ना चारपाई को। ठीक है, ऐसे देखें, ये चारपाई है सपोज करो। अब इसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे चैक में बने होते हैं ना वो, ऐसे ऐसे, तभी तो उस पर बैठा जाता है चारपाई पे। ठीक है, तो वहाँ पे भी उसी टाइप की बुनाई होती है। अब आता है ट्विल। ट्विल क्या होता है, ट्विल का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्विल तो एक प्रकार का सूती कपड़ा है जो मुलायम होता है। तो बांस के भी कुछ मुलायम चीज़ें बनाने के लिए हर एक, यहाँ पे ट्विल का मतलब सूती कपड़ा नहीं है, ट्विल का मतलब होता है सॉफ्ट, मुलायम। ठीक है, बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है, और हमारी टोकरी हो गई तैयार। चाहो तो बेचो या घर पर ही काम में ले लो। लेकिन ये जो उत्तर पूर्व के जो इलाके हैं, जो 7 सिस्टर जिसके नाम से जान जाता है, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल, आसाम, तो ये सारे जो स्टेट हैं, ये सारे स्टेट क्या हैं, इनमें ये काम बहुतायत मात्रा में होता है। वहाँ के जो आपने देखा होगा पूरे देश में सप्लाई होता है, वहाँ का जो बांस का फर्नीचर बना हुआ होता है। तो ये 7 सिस्टर्स कौन से हैं, इनके नाम क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी आपको भी जानना है कि वो कौन सी स्टेट हैं और क्यों 7 सिस्टर उनको बोला जाता है। भारत का मैप बनाइए और उसमें देखिए। तो अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। चलिए, अब हम इसके अभ्यास कार्य पर चलते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पे देखिए आप निबंध से, ये तो आपके प्रश्न है, प्रश्न का तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्रश्न आपको क्या करने हैं। अगर आपको उत्तर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर भेजना है, फिर हम इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब चलिए इसका निबंध से जो आगे हैं, ठीक, यहाँ पे देखिए आपने क्या करना है, ये रहे निबंध से आगे। बांस के कई उपयोग इस पाठ में बताए गए, लेकिन बांस के उपयोग का दायरा बहुत बड़ा है। नीचे दिए गए शब्दों की मदद से तुम इस दायरे को पहचान सकते हो। देखिए, बांस से संगीत के भी वाद्य यंत्र बनते हैं, मच्छरदानी भी बनती है। मच्छरदानी की जो लाठियाँ होती हैं ना, वो इसी से बनती हैं, बांस से ही। फर्नीचर भी बनता है, प्रकाशन यानी कि जो जिल्द होती है, जो इसके ऊपर कवर होता है, वो भी बांस से ही होता है। तो एक नया संदर्भ यानी आप और कुछ भी बता सकते हो जो क्लास में डिस्कस होता है। ठीक है, चलिए, ये तो आपका क्लास वर्क है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया इसमें करना क्या है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नंबर 2,
इस लेख में दैनिक उपयोग की चीज़ें बनाने के लिए बांस का उल्लेख हुआ है। दैनिक मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जो डेली हम यूज़ करते हैं संसाधन के रूप में। और नीचे दिए गए प्राकृतिक संसाधनों से दैनिक उपयोग की कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं। अब ये देखिए, चमड़ा से क्या है, बेल्ट भी बनती है, ठीक, और जूता भी बनता है, बैग बनते हैं। ये डेली यूज़ की चीज़ें हैं जो चमड़े से बनाई जाती हैं। चलिए, अब है इसका नंबर 2, घास के तिनके से क्या क्या बनता है। टोकरी बनती है, फिर खिलौने भी बनते हैं, ठीक, फिर और क्या बन सकता है इससे, चटाई भी बनती है घास के तिनके से, ठीक। चलिए, अब आता है नंबर 3, पेड़ की छाल। पेड़ की छाल से क्या क्या बनता है, कागज़ बनता है, कागज़, फिर अगरबत्ती भी बनती है, फिर इसके वस्त्र भी होते हैं, वस्त्र, ठीक। चलिए, हम यहाँ पे 2 2 3 3 बता रहे हैं, आप चाहो तो और भी पता करके लिख सकते हैं, ठीक है। गोबर से उपले बनते हैं जो ईंधन के काम आते हैं, जलाने के काम आते हैं। खाद भी बनता है जो आपके किसानों के खेतों के लिए काम आता है, या किचन गार्डन हम बना रहे होते हैं तो वो किचन गार्डन के लिए भी होता है। घर की जो लिपाई पुताई होती है, यानी जो नीचे घर में पहले कच्चे घर होते थे, आजकल तो कच्चे घर केवल गांव में ही मिलते हैं, शहरों में तो है नहीं। शहरों में तो सबने फर्श, टाइल और ये आपके पत्थर लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन जो घर में जो नीचे होती है ना, घर की जो लिपाई पुताई, अभी उसमें दीवारों को भी पोता जाता है, और जो नीचे की जो फर्श होता है उसमें भी, तो लिपाई पुताई दोनों आ जाएगा इसमें, ठीक है। लिपाई पुताई और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, तो मैं 2 तो 3 3 आपको बता रही हूँ। चलिए, फिर है मिट्टी। अब मिट्टी से क्या क्या बनता है, बर्तन बनते हैं, मकान भी बनते हैं मिट्टी के। पहले तो जो मिट्टी में ब्रिक्स का काम होता था वो भी मिट्टी के द्वारा ही होता था, आजकल तो सीमेंट से उनको ब्रिक्स को चिपकाते हैं मकान बनाते समय, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले तो मिट्टी का ही वो होते थे। अभी खिलौने भी हो सकते हैं इसमें, और खिलौने के अलावा गुल्लक वगैरह जो आपकी होती, गुल्लक, गुल्लक क्या होता है, सेविंग बैंक आपका, जिसमें आप अपने पैसे डालना ज़्यादा पसंद करते हो, बच्चे लोग ज़्यादा करते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इनमें से किन्हीं 1 या 2 प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए कोई एक चीज़ बनाने का तरीका अपने शब्दों में लिखो। आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं इन्हीं 5 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ का इस्तेमाल करके, या आप कल्पना के आधार पर अपने शब्दों में उसका तरीका या उसका बनाने का तरीका आप बना के लिख सकते हो और दिखा सकते हो अध्यापक को अपने, ठीक। चलिए, अब आ जाइए यहाँ पर, ये देखिए, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, जिन जगहों की सांस में बांस बसा है, अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की कैसी तस्वीर तुम्हारे मन में बनती है। सांस सांस में बांस इस चैप्टर का नाम क्यों दिया गया था, यानी कि वहाँ का जीवन बांस से ही चलता है। वहाँ के लोग बांस के ऊपर इतने निर्भर हैं कि उनका रोजगार, उनका व्यापार, उनका खान पान सब कुछ उस बांस से ही चलता है, इसलिए सांस सांस में बांस कहा गया है। तो इसी टाइप से लेखक ने बोला है कि अखबार और टेलीविज़न के जरिए उन जगहों की तस्वीर तुम्हारे मन में कैसी बनती है, वो कल्पना के आधार पर आप डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, अनुमान और कल्पना यहाँ पे देखिए। अब इस पाठ में कई हिस्से हैं, जैसे जहाँ से किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चे को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लेते हैं। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चे एक दूसरे से बंधी हुई होती।
इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाकर दो। यदि अंदाज लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। यानी कि ये जो पूरा पैराग्राफ आपको दिया गया है, इतना इसको आपने पहले ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद में आपको नीचे ये देखिए, नीचे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, ये प्रश्न दिए गए हैं। कौन से? ये वाले, ठीक है, ये वाले 3 प्रश्न। ठीक, चलिए नंबर 1 क्या है यहाँ पे, यहाँ देखिए, बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछली को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल होता है? ये आपको पढ़ करके आंसर देना है। क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि उसमें बहुत बारीक तरीके से वो नीचे एक के साथ एक गुथा हुआ होता है। इस टाइप का आपको आंसर्स देने हैं। नंबर 2 है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता है? नीचे का हिस्सा जो है वो ट्रायंगल में दिखाई देता है। ठीक, लेकिन जब आप पढ़ोगे तभी तो आएगा आपको। इस जाल से मछली पकड़ने वालों को धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? क्योंकि जो पानी होता है, अभी आपने देखा वो शंकु के आकार का है और वो जाल ऐसे है, तो धीरे धीरे क्योंकि वो इसे खींचते हुए ले जाते हैं, तो उनको धीरे धीरे तो चलना ही पड़ेगा। अगर तेज चलेंगे तो वो ऊपर से ही मछलियाँ निकल जाएंगी। क्यों? पानी का बहाव तो ऊपर के ऊपर ही चला जाएगा। अब धीरे धीरे चलेंगे तभी ना वो नीचे तक जाएगा बहाव, तभी तो वो नीचे मछलियाँ आएंगी। अब देखो, ये शब्दों पर गौर करो। ये जो शब्द हैं, ये देखो यहाँ पे, ये कौन से शब्द हैं? हाथों की कलाकारी, घनघोर बारिश, बुनाई का सफ़र, आड़ा तिरछा, डलिया नुमा, कहे मुताबिक। तो ये क्या है? ये शब्द क्या है? इन वाक्यांशों का आपने वाक्य में प्रयोग करना है। हाथों की कलाकारी क्या होती है? जैसे कि मैंने अपने हाथों की कलाकारी से 2 चित्र बनाए, फिर मैं घनघोर बारिश में भीग गया, तो बुनाई का सफ़र बहुत ही सुहावना होता है। आड़ा तिरछी चीज़ें मुझे पसंद नहीं हैं। डलियानुमा चीज़ें जो है वो फल फ्रूट रखने के लिए काम आती हैं। मेरे कहे मुताबिक काम ना हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से बना सकते हैं इनको। ये जितने भी शब्द वाक्यांश हैं, इनको आपने अपने किस में करना है? अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। वो उसमें बहुत आप अच्छे से अपनी कल्पना को उतार सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ है व्याकरण यानी भाषा की बात। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आपको व्याकरण दे दिया है और बाकी के चैप्टर्स में आपको क्या दिया जाता है? भाषा की बात। तो यहाँ पे देखिए प्रत्यय मैंने कई चैप्टर में आपको समझाए हैं। ठीक, जैसे बुनावट है, बुनावट में बुन क्रिया है और आवट जो है इसमें प्रत्यय है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द से में जो है विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों शब्दों में से प्रत्ययों को पहचानो और उनमें 3-3 शब्द और बनाओ। तो इन शब्दों का वाक्यांश में आपने प्रयोग करना है। ठीक है, उसके बाद वाक्यों में प्रयोग करना है। वाक्यांश लगा लो, वाक्य कराओ, वो आपकी इच्छा है। एक एक मैं बता रही हूँ आपको जो है। यहाँ पे देखिए, अब मैं इन चारों का आपको क्लियर करके बता रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा हम यहाँ से इसको ऐसे कर लेते हैं। ये देखिए, चलिए यहाँ पे आ जाइए। बुनावट, अब बुन प्लस क्या होगा यहाँ पे? आवट। ठीक है, ये तो हो गया। ये तो ऊपर भी आपको दिया गया है, लेकिन अब हम नीचे वाला देखेंगे। ये देखिए, नुकीला। अब नुकीला का क्या होगा? नोक जोड़ इला। इंग्लिश में हम इसे प्लस बोलते हैं और हिंदी में हम इसे जोड़ बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए तीसरा, दबाव। ठीक, दबाव में क्या होगा? दब जोड़ आव। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे, यहाँ आ जाइए। अब है ये घिसाई, घिस जोड़ आई। तो ये था इसका व्याकरण। ठीक, चलिए आइए, अब इसमें थोड़ा सा और है, थोड़ी सी व्याकरण और है।
चलिए नीचे देखते हैं ये इसमें यहाँ पे क्या दिया गया है। ये देखिए, नीचे पार्ट से कुछ वाक्य दिए गए हैं। अब नीचे पार्ट में जो है ये पूरा पार्ट जो आपने पढ़ा, ये जो वो है, ये सारे वाक्य वहीं से लिए गए हैं। तो इनमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ शब्दों में क्या दिया गया है, यहाँ पे ये देखिए अंडरलाइन दिया गया है, जिक्र, हर एक, मसलन, तरह तरह की। तो जो रेखांकित शब्द हैं इनको ध्यान में रखते हुए आपको इन शब्दों का कोई दूसरा रूप लिखना है। ठीक है, वहाँ बाँस की चीज़ें चलने बनाने का प्रचलन है, यानी चलन या प्रचलन एक ही बात है, खूब है। तो इसमें हम क्या करेंगे, चलन का मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम, बताइए आप। तो चलन का मतलब यहाँ परंपरा, ठीक है, परंपरा। ठीक, अब यहाँ पे जिक्र है, एक शब्द क्या है यहाँ पे, जिक्र। जिक्र का हम दूसरा शब्द क्या लिख सकते हैं, चर्चा। क्लियर। मसलन, मसलन का मतलब हम उदाहरण लिख सकते हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते समय भी बताया था। तरह तरह, तरह तरह मतलब कई प्रकार, ठीक है, या अनेक प्रकार, हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप किस तरह से करेंगे। ठीक, चलिए अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा और रह रहा है यहाँ पे, ये देखिए आपको यहाँ पे आपके काम की बहुत बढ़िया चीज़ है ये आपको आनी ही चाहिए, कोई भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्जनी हाथ की जो किस उंगली को कहते हैं, मैंने आपको चैप्टर के बीच में बताया था। तर्जनी जो है वो अंगूठे के कहाँ की उंगली है, बिल्कुल पास वाली उंगली। ठीक है, कौन सी, बिल्कुल पास वाली उंगली। तो सभी उंगलियों के नाम अपनी भाषा में पता करो और कक्षा में अपनी साथियों और शिक्षक को बताओ। आपको जैसे ये हिंदी में है तर्जनी, आपका इंग्लिश में भी होता है। आप अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में पता करो, अगर आपका मराठी लैंग्वेज है मराठी में करो, राजस्थानी है तो राजस्थानी करो, या यदि आपकी गुजराती है तो गुजराती करो, आसाम की लैंग्वेज है तो आपको। बात यह है कि देखिए ये पूरे ऑल इंडिया में एनसीईआरटी की बुक चलती है, सीबीएसई की बुक चलती है, तो आपके हर एक स्टेट में ये बुक पढ़ाई जाती है, क्योंकि ये ऑल इंडिया लेवल पर है। और ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये आपको अपनी अपनी भाषा में आपके हाथ की उंगलियों को क्या बोला जाता है ये आना चाहिए। ठीक है, समझ में आई आपको इतनी बात। अब देखिए नीचे वाला प्रश्न, ये देखिए, अंगुश का क्या होता है, अंगूठा होता है। तर्जनी क्या होती है, तर्जनी अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है वो होती है। मध्यमा क्या होती है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसके तर्जनी के बराबर वाली। अनामिका कौन सी होती है, जिसमें अंगूठी पहनाई जाती है। और कनिष्ठा क्या कौन सी होती है, ये वह होती है जो कहाँ लगती है। ठीक है, ये क्या होता है, ये कहाँ वो होती है, कनिष्ठा। कनिष्ठा बिल्कुल कन की उंगली होती है, यानी कि जो साइड वाली। तो आप देखिए ये सही क्रम में लिखी हैं या नहीं लिखी हैं, इन्हें आप पहचान कर सही क्रम में आपने लिखना है। ठीक है, तो मैंने ये चैप्टर आपको समझा दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखी होगी, क्योंकि आपको हर एक बारीक से बारीक चीज़ मैंने बताई है। और जब भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो ये मैंने पहले चैप्टर्स में भी बताया है, पहले जो पाठ की मैंने व्याख्या बताई है उसमें भी बताया है कि जब भी आप चैप्टर्स वीडियो से भी पढ़ने बैठते हैं तो ये आपका रूल है कि आप पेंसिल और पुस्तक लेकर के अवश्य बैठें, और जहाँ भी आपको शब्द कठिन लगते हैं उन शब्दों को आप उसी समय रेखांकित कर लीजिए। अर्थ लिखना है तो अर्थ लिख लीजिए, इससे बार बार आपको वीडियो भी नहीं देखनी पड़ेगी, और दूसरे आपको उसका अर्थ भी साथ साथ आ जाएगा, जिससे आपको बहुत ही मदद मिलेगी और ऐसा लगेगा जैसे आप कक्षा में ही पढ़ रहे हो। और मैंने कोशिश भी वही की है कि आपको कक्षा के जैसा ही माहौल दूं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार फिर मैं आपको बोलती हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अब हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। चलिए अगली वीडियो हम बनाएंगे, फिर वो आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए।
थैंक यू, धन्यवाद।